रोलेक्स का शुमार इस वक्त दुनिया के मशहूर लग्जरी ब्रांड में होता है। एक्सपोर्टमैन से लेकर किसी भी कॉर्पोरेशन के सीईओ तक हर एक इस ब्रांड की घड़ी पहनना पसंद करता है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे लग्जरी और टॉप वॉच मेकर ब्रांड है, जो हर दिन तकरीबन 2000 के करीब नई घड़ियां बनाने के साथ साथ सालाना $7 अरब का रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस $1 बिलियन लग्जरी एम्पायर की बुनियाद एक ऑर्फन बच्चे ने रखी थी और इस बच्चे का नाम था हैंस वेल्डोर्फ। It's not a time machine, although it has the power to revive history and explore any possible future. It's not simply a timekeeper. हैंस 1881 में जर्मनी में पैदा हुआ, लेकिन इसकी पैदाइश के 12 साल बाद ही इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिसके बाद उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। अब उसे एक बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन इस नई जगह में वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, बल्कि वो यहाँ मजीद डिप्रेस्ड हो गया। इस मुश्किल वक्त से छुटकारा पाने के लिए अब उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। वो किताबें पढ़ने के साथ साथ मैथ को भी काफी एंजॉय करता। इसके अलावा हैंस ने यहाँ इंग्लिश के अलावा फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख ली। स्कूल से ग्रेजुएट होने के फौरन बाद वो स्विट्जरलैंड चला गया और वहाँ उसने एक कंपनी में जॉब शुरू कर दी। ये कंपनी मुख्तलिफ बाजारों से कीमती मोती खरीदती और फिर उन पर थोड़ा बहुत काम करके उनको मुख्तलिफ ज्वेलर्स को फरोख्त कर देती। हैंस इस कंपनी के इस तरीके से बहुत मुतासर हुआ, क्योंकि ये बगैर कोई प्रोडक्ट बनाए अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही थी। इसी दौरान हैंस को उसके एक दोस्त का लेटर मौसूल हुआ। उसने उसे एक कोनो कॉटन नामी कंपनी में जॉब की ऑफर की। कोनो कॉटन जो उस वक्त की एक बहुत बड़ी हाई क्वालिटी घड़ियां बनाने वाली कंपनी थी, जो हर साल लाखों डॉलर्स मालियत की पॉकेट वॉचेस एक्सपोर्ट करती थी। ये कंपनी लिशोडी फार्म नामी एक जगह में वाक़िया थी और इत्तेफाक से हैंस इस जगह हमेशा से जाना चाहता था। उसे घड़ियों के बिजनेस से काफी लगाव था। इसी वजह से उसने 1900 में कोनो कॉटन को ज्वाइन करने का फैसला किया और लिशोडी फार्म चला गया, जहां उसने इंग्लिश रिपोर्टर और क्लर्क के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस वक्त हैंस की सैलरी 80 स्विस फ्रांसिस थी और इसके साथ साथ रोजाना सैकड़ों घड़ियों को समेटना और फिर उनकी एक्यूरेसी वेरीफाई करना भी इसकी जिम्मेदारी थी। हैंस ने इस कंपनी में काम करने के दौरान घड़ियां बनाने के मेथड को बारीकी से ऑब्जर्व किया और मुख्तलिफ किस्म की घड़ियां बनाने का तरीका भी सीखा। लेकिन 2 साल इस कंपनी में काम करने के बाद उसे जर्मनी वापस जाना पड़ा और आर्मी में सर्व करना पड़ा। और इसके बाद वो दोबारा लंदन आ गया और एक और नई वॉच मेकर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अब इस कंपनी में हैंस का काम कंपनी की सेल्स को बढ़ाना था। इसने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया और कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स बनाए। ये वो वक्त था जब हैंस अपने खुद के वॉच बिजनेस के बारे में सोच रहा था और हर वो चीज सीख रहा था जो उसे फ्यूचर में काम आ सकती थी। और 1905 में उसने अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ मिलकर वेल्डोर्फ एंड डेविस लिमिटेड के नाम से एक कंपनी शुरू की, जो कि बाद में रोलेक्स के नाम से मशहूर हुई। और इसके चंद सालों बाद उन्होंने हेमन एल्गर नामी एक स्विस वॉच कंपनी के साथ शिराकत कर ली और उसे मजीद बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड में एक ऑफिस भी खोल लिया। अगरचे हैंस घड़ियों का बहुत ज्यादा शौकीन था, लेकिन एक चीज थी जो उसे वॉच इंडस्ट्री के बारे में बहुत नापसंद थी, और वो थी पॉकेट वॉचेस। उस वक्त रेस्ट वॉचेस ज्यादातर औरतें ही पहनती थी और उन्हें कुछ वजूहात की बिना पर नापसंद किया जाता था, जिनमें से एक वजह उनका साइज में छोटा होना था, जिसकी वजह से ये टाइम के लिहाज से भी दुरुस्त नहीं थी। और दूसरी तरफ पॉकेट वॉचेस अपने बड़े साइज और बेहतर टाइम की वजह से ज्यादा पसंद की जाती थी। लेकिन हैंस की नजर में टाइम देखने के लिए बार बार जेब में से घड़ी निकालना ज्यादा मुश्किल और तकलीफ दे था। इसके अगले कुछ सालों में हैंस ने मुख्तलिफ मुल्कों का सफर किया और अनगिनत घड़ी साजों से मिला, जिससे उसने घड़ियों के बारे में छोटी से छोटी मालूमात भी हासिल कर ली। इसी दौरान हैंस ने अपनी खुद की रेस्ट वॉचेस बनाना भी शुरू कर दी और फिर जो कुछ उसने दूसरे वॉच मेकर से सीखा था उसे इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक हाई क्वालिटी वाली घड़ियां बनाई। और इसके कुछ अरसे बाद 1908 में हैंस की कंपनी का शुमार इंग्लैंड की बेहतरीन वॉच मेकर कंपनीज में होने लगा। और यही वो वक्त था जब हैंस ने अपनी कंपनी का नाम वेल्डोर्फ एंड डेविस लिमिटेड से तब्दील करके रोलेक्स रख दिया। अब रोलेक्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ अरसे बाद वर्ल्ड वार शुरू हो गई, जिससे दुनिया भर के तमाम बिजनेसेस को जहां काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मुश्किल वक्त में रोलेक्स को पहले से भी ज्यादा मशहूर कर दिया और रोलेक्स की घड़ियों की डिमांड काफी हद तक बढ़ गई, क्योंकि जंग में जाने वालों के लिए पॉकेट वॉच का इस्तेमाल मुश्किल और खतरनाक था। लिहाजा उन्होंने अब रेस्ट वॉच का इस्तेमाल शुरू कर दिया।
रोलेक्स कंपनी इस हद तक पहुंच चुकी थी कि इसमें 60 एम्प्लॉइज होने के साथ साथ इसने लंदन में एक ऑफिस भी खोल लिया। लेकिन फिर 1914 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तमाम एक्सपोर्टर कंपनीज पर 33% टैक्स लगा दिया और इस टैक्स से बचने के लिए इसने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन से स्विट्जरलैंड मुंतकिल कर दिया। इसकी एक और बड़ी वजह इसका जर्मन होना भी था, क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद बरतानिया के लोग जर्मन से शदीद नफरत करने लगे थे। अब रोलेक्स के क्लासी डिजाइन और हाई ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसे काफी हद तक पसंद किया जाने लगा था। लेकिन फिर 1926 में इसने अपना नया मॉडल रिलीज किया जिसने हमेशा के लिए वॉच इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। रोलेक्स ओयस्टर, तारीख की पहली वाटर प्रूफ वॉच। रोलेक्स के इस मॉडल की वजह से रोलेक्स को इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेम मिला, जिसके पीछे हैंस की आला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। 1927 में लंदन की एक प्रोफेशनल स्विमर खातून ने यह दावा किया कि वो इंग्लैंड और फ्रांस को अलहदा कर देने वाली इंग्लिश कनाल को 20 माइल तक तैरकर पार कर सकती है। लोगों ने इस बात को नजरअंदाज किया, इसीलिए उसने हजारों लोगों के सामने ये करने का फैसला किया। हैंस को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने स्विमर को रोलेक्स की वाटरप्रूफ वॉच पहनकर तैरने के लिए मना लिया और 10 घंटे से ज्यादा तैरने के बाद ये स्विमर खातून बाहर आ गई। अगरचे ये अपनी कही हुई बात साबित तो ना कर सकी, लेकिन रोलेक्स ओयस्टर इतनी देर पानी में रहने के बावजूद परफेक्ट कंडीशन में बाहर आई, जिसके बाद लोगों में इस घड़ी के लिए क्रेज बढ़ता चला गया और हैंस और घड़ी दोनों को पब्लिसिटी हासिल हुई। इसके अलावा भी हैंस ने रोलेक्स के मुख्तलिफ मॉडल्स की मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी और इसी मार्केटिंग की बदौलत रोलेक्स को न सिर्फ क्वालिटी डिजाइन बल्कि काबिल एतमाद रेस्ट वॉच के तौर पर भी जाना जाने लगा और हर कोई इसको रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल करने लगा।